साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। मैं हूं मोहसिन खान। सियासी गर्मी मौसमी गर्मी के साथ साथ बढ़ती जा रही है। 2017 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनावी संग्राम जमीनी स्तर पर हर पार्टी अपनी कोशिश में लग गई है। 2012 में समाजवादी पार्टी बड़े बड़े वादों के साथ सत्ता में आई और 4 साल उसके अभी अभी हुए हैं। हम ये जानेंगे, ये कोशिश करेंगे समझने की कि जिन बड़े वादों के साथ वो सत्ता में आई थी, क्या ज़मीनी स्तर पर उसका असर नज़र आ रहा है। इसी सोच के साथ हमने ये प्रोग्राम की शुरुआत करी है विधायक का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें हम अलग अलग क्षेत्रों में पूरे उत्तर प्रदेश के हर विधायक के पास जाएंगे और उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कितना कार्य किया है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत मजबूत स्तंभ माने जाने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक और मंत्री मदन चौहान जी। मदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, जैसे समाजवादी पार्टी के आप विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, 4 साल आपकी सरकार के पूरे हो गए हैं। क्या लगता है कि आपकी क्या उपलब्धियां हैं इन 4 सालों में? देखिए, आज हमारे पूरे प्रदेश में कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिनको पूर्व की सरकार ने छोड़ करके चली गई थी। उनको पूर्ण करना और आम जनता को ये एहसास हो कि वास्तव में ये सरकार हमारे लिए है और हमारे द्वारा बनाई गई है। तो जब हमारे लिए सरकार है तो हमारी समस्याओं को भी जानती है, चाहे किसान की समस्याएं हो, चाहे छात्रों की हो, चाहे मजदूर की हो, तमाम क्षेत्रों में काम करने का काम किया है। हम भी जनप्रतिनिधि हैं और सरकार के सिपाही हैं, समाजवादी पार्टी के कर्मचारी की तरफ से काम करते हैं। आप जैसे मदन जी तीसरी बार यहाँ से विधायक चुने गए हैं। किसी की भी सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, लेकिन लोगों का ये मानना है कहीं ना कहीं कि आप अच्छा कार्य करते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं। हर तबके का आदमी मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, यहाँ बैठा हुआ है। तो किस तरीके से आप लेते हैं, ये आपकी जीत है या आप जो कार्य कर रहे हैं उनकी वजह से ये लोग जुड़े हुए हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो कार्य करने का तरीका, एक व्यवहार का तरीका, एक आम जनता के जो लोगों से, जनप्रतिनिधियों से बात भी नहीं कर पाते, उन तक कैसे पहुंच होनी चाहिए। जब हम उनकी बातों को सुनेंगे तो सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, हम उनको दूर करने का प्रयास करते हैं और किया है। इसीलिए हमारी गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के हर व्यक्ति और छोटा बच्चा भी हमको पर्सनल तरीके से महसूस करता है कि व्यक्तिगत तरीके से ये तो हमारे बीच के और हमारे जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि हमारे नौकर और कर्मचारी हैं, और इनका स्नेह जो हम देते हैं उसको वो बिल्कुल प्रशंसा करते हैं। उसी को तर्ज पर रख करके हमने पूरी चीज़ों का काम किया, कार्यों के बल पर भी और व्यवहार के बल पर। पिछले 4 साल में अपने क्षेत्र के लिए आपने ऐसे क्या कार्य किए हैं कि आगे आने वाले समय में ये जनता आपको दोबारा चुनने का काम करेगी? देखिए, 2-3 समस्याएं, आम समस्याएं हैं प्रदेश की। बिजली की समस्या है, सड़कों की समस्या है, किसानों की कोई समस्या है, या मजदूरों की समस्या है, या जो दूर दराज में रहते हैं उनकी बात कोई नहीं करता तो उनकी समस्या है। मैं आपसे इतना ज़रूर कह सकता हूं कि मेरे क्षेत्र में, क्योंकि 60 किलोमीटर की रेंज में मेरा क्षेत्र है और 60 किलोमीटर में सड़कें बहुत हैं, मेरा कोई भी गांव ऐसा नहीं जिसमें अच्छी सड़क नहीं है। मेरा कोई भी मजरा, गांव, मोहल्ला ऐसा नहीं जिसमें बिजली नहीं है। हमने नई, कहीं अगर हमें ऐसा लगा कि ये सड़क नई बननी चाहिए तो 5-6 सड़कें त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत हमने पूरा कराने का काम किया। अट्टा धनावली बिल्कुल लास्ट में है, मुदाफरा, वहाँ कॉलेज भी है, वहाँ को हमने नई सड़क बनाई। यहाँ पर जखेड़ा है, आपका नानई है, पलवाड़ा है, ये नई सड़क बनाई। एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क जो गुलावटी से लेकर के हमने किठोड़ को जोड़ दिया, कुचेसर रोड, चोपला रहते, चौड़ी सड़क है, उतनी बहुत बढ़िया सड़क बनी है। तो इस तरह से हमने उन सड़कों से सबका आवागमन सुगम हो गया, सरलता हो गई। बिजली की भी आज 14 घंटे की सप्लाई गाँवों में है, फीडर अलग अलग हो गए। हमने 33/11 के लगभग 8-7 फीडर
8-7 बिजली घर बनवाने का काम किया, जो अभी बन चुके हैं, शुरू होने जा रहे हैं और कुछ निर्माणाधीन है। सड़क के बारे में मदन चौहान जी कह रहे हैं उनके क्षेत्र में एक भी ऐसी सड़क नहीं है जो टूटी हुई हो, और साफ तौर पर यह कहना है कि अगर कोई सड़क टूटी हुई है उनके पास आए, वो उसे सही करने का काम करेंगे। हमारे साथ यहाँ जनता बैठी हुई, हम लोगों से जानना चाहेंगे कि विधायक जी जो बात कह रहे हैं क्या वो उनसे पूरी तरह से इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं? ना ही इतना समय किसी ने दिया है, ना इतना विकास कार्य कराया है। मंत्री जी ने बहुत विकास किया है हमारे क्षेत्र में, बिजली, सड़क, पानी और सभी का विकास किया है। हम उनसे इत्तेफाक रखते हैं। हमारे यहाँ सड़क भी ना, नाले खर्चे सब ऐसे नाले वाले बेल पड़ी हैं जी, कोई देखने को ना रहा समस्या। कसर ना छोड़े जी किसी चीज़ की भी, पूरी मौज है हमारे क्षेत्र में। जो आज तक इतना कोई खास विकास नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए। ना तो जो है आरसीसी की जो रोड है वो भी नहीं है, ना इंटरलॉकिंग है, ना नालियाँ हैं। जब से मंत्री जी या विधायक जी हमारे यहाँ आए हैं 18-20 घंटे लाइट हमारे घर में आ रही है। मदन जी, ये बात रही सड़क और बिजली की। पानी की यहाँ गंगा है, मुझे नहीं लगता पानी की किसी तरह की कोई समस्या होगी। आप क्या कहना चाहेंगे? पानी की समस्या तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ की है जिस पे मैं बहुत ही विस्तृत ढंग से काम करना चाहता हूँ कि हमारे जो पानी, पीने का पानी है वो दूषित हो गया। कुछ तो मिल के नालों की वजह से हुआ, कुछ पीछे से बहुत सारे नाले यहाँ को निकलते हैं हमारी विधानसभा में, तो उस पानी को पी कर के लोग बीमार होते हैं। हालांकि हैंडपंप लगवाए गए पीछे और टंकी भी बनवाई गई हैं, टंकियों का पर भी काम हुआ है, लेकिन अभी भी वो अधूरा है। तो मेरी नज़र में वह काम तेज़ी से और प्रत्येक गांव का चेक होना चाहिए, स्वास्थ्य परीक्षण भी और पानी का भी परीक्षण हुआ भी है, चेकिंग हुई है, पानी जो है अच्छा नहीं मिला है, तो उसके लिए मैं प्रयास करना चाहता हूँ। ट्रामा सेंटर हमने स्वीकृत करा दिया है, वो ट्रामा सेंटर में बनने जा रहा है वह भी। तो ऐसी सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिनमें से एक है दूषित पानी की समस्या, जिससे हमारे लोग परेशान होते हैं। बाकी लगभग हम सब काम पे आगे बढ़ रहे हैं, तो इस पर भी बढ़ना चाहिए। ये आपके आगे की प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग है। क्या लगता है आपको कि ये आप इसी अपने सत्र में पूरा कर लेंगे या इस अगले पे चुनाव का नहीं, मुझे उम्मीद है कि मैं इस पे पूरा प्रयासरत हूँ और इस पे कोई ना कोई नई चीज़ पहल करना चाहते हैं और वो उपलब्धि हमें ज़रूर मिलेगी। एक अभी हमारे यहाँ जो बैठे हैं एक व्यक्ति, इन्होंने एक बात कही कि खेतों और पट्टों की उन्हें आपको उनसे ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन बात किसानों की अगर करी जाए तो कहीं ना कहीं जो मुआवजे की बात आती है उसमें गढ़ क्षेत्र इतना आगे नहीं नज़र आ रहा है। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? नहीं, कौन से पट्टों की पूरा जो मुआवजे की बात आती है, सूखाग्रस्त जो लोग हुए या जिनके ओलों की वजह से फसल बर्बाद हुई, उनके लिए आपने क्या किया? देखिए, ये ओलावृष्टि का पैसा मिला है, लेकिन हमारे यहाँ भी मिला, दूसरी जगह भी मिला है। उसमें कहीं अनियमता थोड़ी थोड़ी ये रह गई कि पटवारी ने जानबूझ करके कहीं डाइवर्ट कर दिया, एक गांव में 10 को दे दिया, कुछ छोड़ दिया। अभी भी लगभग 15-20% लोग रहते हैं जिनको मुआवजा मिलना चाहिए था, लेकिन वो कुछ अभी बाकी है। बाकी को मेरे यहाँ स्वयं मैंने जा कर के गाँव में मुआवजा बांटने का काम किया है, जहाँ पर ओलावृष्टि से, तूफान से, बारिश से क्षति हुई थी फसल को, गेहूं को। उसमें अभी हम आशा में उसे छोड़ा नहीं है कि वो जो 15-20% रहता है उसको भी मिलेगा। तो मेरी शासन में भी कई बार मैं ये मांग रख चुका हूँ और अब फिर रखूँगा दोबारा भी। देखिए, किसानों की जब बात आती है, गढ़ क्षेत्र में एक सिंभावली में एक मील है, ये काफ़ी कहा जाता है कि वहाँ पर जो पेमेंट है वो समय से नहीं हो पा रही है, किसानों को उनकी जो फसल है उसकी कीमत नहीं मिल पा रही है। क्योंकि आप इस क्षेत्र के विधायक हैं, तो आपने इस समस्या के समाधान के लिए कोई कार्य किए? देखिए, इसमें जो गन्ना के किसानों का पेमेंट की बात है, पिछला पेमेंट यहाँ कोई बाकी नहीं है। वर्तमान में पेमेंट नवंबर तक हो चुका है और अभी भी ये कल भी हमारी मीटिंग है और हमने पूरी तरह हड़का दिया है उनको कि या तो पेमेंट करिए, नहीं तो ये सब पे कब्जा हो जाएगा किसानों का। तो पूरी तरह से हमारा ये प्रयास है कि ये अति शीघ्र जो बचा हुआ पेमेंट है वो किसानों तक पहुँचे, क्योंकि किसानों की आमदनी वही है। और मैं प्रशासन के अधिकारियों से, कल की मीटिंग फिक्स है और यहीं पर फिक्स है जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, यहीं पर मिल के उन सब अधिकारियों को बुलाया गया है और प्रशासन के अधिकारियों को, और उनको चैलेंज कर दिया है या तो पेमेंट जल्दी जल्दी करें, हमें नहीं पता कैसे करें, ये उनका हेडक है, मालिकों का हेडक है। अगर कल को लाभ होता है तो कोई किसानों को लाभ नहीं देने जा रहे,
तो इसलिए उनका काम है, लेकिन हमारा ये प्रयास रहेगा और जब तक पेमेंट नहीं हो जाएगा जब तक हम सांस नहीं लेंगे। ये किसानों से जुड़ा हमारे परिवार का मसला है। किसानों की आमदनी, बच्चों की खुशहाली और उनका विकास भी उस गन्ने की खेती पर निर्भर करता है। समाजवादी पार्टी की जब बात आती है, कहा जाता है समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास के कार्य किए हैं, बहुत विकास किया है, हमने 1090 लाइन शुरू करी है, समाजवादी पेंशन की योजना शुरू करी है। ये जो सारी विकास की बातें हैं, जो ये योजनाएं हैं, क्या वो हवाई हैं या ज़मीनी स्तर पर भी ये दिखाई देती हैं? देखिए, ये हवाई नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता भी हवाई नहीं है। हमारे नेताजी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय रामगोपाल यादव जी, सब लोग ज़मीन से जुड़ कर के चले हैं, ज़मीन की धरातल को समझते हैं, तो हर क्षेत्र में काम किया है। अगर 102, 108, 1090 वो किसके काम आएगी? गरीब के काम आएगी। कर्ज माफ़ किया है। मैं मानता हूं कि पूरा स्टेट का कर्ज माफ़ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी सहकारी बैंकों से जो कर्ज था वो माफ़ किया है, वो ख़त्म हुआ है, तो किसानों को फ़ायदा पहुंचा है। अगर आज कृषक बीमा दुर्घटना योजना है, 5-5 लाख रुपए के चेक हम लोग दे रहे हैं, तो वो भी किसान के काम आएगा। आज सरकारी नलकूप है, आज राजभाई की आपासी है, वो सब माफ़ हो गई। आज सरकार नहीं वसूल रही है, तो ये क्या किसानों का फ़ायदा नहीं है? अगर हमारे यहाँ कुछ दर्शक मौजूद हैं, जो यहाँ लोग मौजूद हैं, किसान हो, जो मदन चौहान जी बातें कह रहे हैं मील से रिलेटेड, सिंभावली मील से जो पेमेंट होनी है कि नवंबर तक वो सारी क्लियर हो चुकी है, आगे के लिए कल मदन चौहान जी मीटिंग कर रहे हैं, या किसानों के जो मुआवजा जो मिलने की बात थी, इन सब बातों से अगर कोई रिलेटेड कोई सवाल है या इनकी बातों से कोई असंतुष्टि है, आप संतुष्ट नहीं है, तो सवाल कर सकते हैं। नोएडा काफ़ी दूर पड़ता है, हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर पड़ता है। हम बाद में सो के उठते, मंत्री जी पहले आ जाते हैं। 9 बजे मंत्री जी की गाड़ी हमारे विधानसभा में आ जाती है। तो यही तो है, किसानों के हित में ही तो लड़ रहे हैं मंत्री जी। कोई सुविधा नहीं है यहाँ। आज की डेट में वो मंत्री हैं, वादे कर रहे हैं, खोखले निकल रहे हैं वादे सब। जितना विकास मदन चौहान ने करा, इतना आज तक किसी ने नहीं करा। पहले लोग आते हैं, चुनाव के बाद में चले जाते हैं। हमारे यहाँ से सांसद भी और दल से जीते हैं, लेकिन समाजवादी सांसद, विधायक एक ऐसे हैं जो पब्लिक के बीच रहते हैं और उनके विकास के लिए अपनी लड़ाई लड़ते हैं। वैसे ही मिल वालों ने अभी मुझे पता लगाया कि 5 करोड़ रुपया और दे दिया है, तो दहशत में तो वो लोग हैं। और जैसे ही इनकी मीटिंग होगी, मैं समझता हूँ कि और भी अच्छा रेस्पॉन्स आएगा। मदन जी, अभी बात यहाँ सांसद की निकली, आप 3 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके विपक्षी हैं, जो लोग हैं, ये शुरुआत होती है कि 3 बार विधायक रहने के बावजूद इस क्षेत्र से कभी भी समाजवादी पार्टी का कोई सांसद नहीं रह पाया। क्या वजह मानेंगे इसके पीछे? देखिए, मेरा क्षेत्र विधानसभा तक सीमित है और अब हमारा क्षेत्र अमरोहा में लगने लगा है। तो जब भी लोकसभा के चुनाव आते हैं, ऐसी घटनाएं, ऐसे माहौल बन जाता है कि वो समुदाय के रूप में बदल जाता है। उसका फर्क लोकसभा में पड़ा है और उसी का नाजायज फ़ायदा उठा करके सांसद बन रहे हैं। और वो सांसद कभी भी जनता के सांसद नहीं है, और वो जनता के सांसद ना होने से उनकी समस्याओं से रूबरू नहीं होते। ना कभी कितनी समस्याएं उन पर रहे, कितना ही दुख रहे, कितना ही तकलीफ रहे, कोई भी दिक्कत उनके सामने कभी सांसद बेचारे आ नहीं पाते। मदन जी, आपने समुदाय की बात करी, तो आजकल ये राजनीति में देखा जा रहा है कहीं ना कहीं से समुदाय विशेष की राजनीति चल रही है। आपको क्या लगता है कि आप किसी समुदाय विशेष की राजनीति करते हैं या एक सर्व समाज की राजनीति करें? मैं आपको बड़ा साफ तौर से कहना चाहता हूं कि मैं राजनीति करता हूं न्याय की, मानवता की, इंसानियत की, और मेरे यहाँ ना कभी समुदायों की राजनीति है। मदन चौहान एक ऐसा उम्मीदवार संभवतः हो सकता है जिसको हर जाति, जो भी हमारे यहाँ रहते हैं, उसका सबका वोट मदन चौहान को मिलता है। इसलिए मदन चौहान परिवार की तरह रहता है। और मदन चौहान का जो राजनीति करने का मतलब है वो ये है कि हम कितना न्याय दे सकते हैं, कितनी राहत दे सकते हैं, कितना शोषण से बचा सकते हैं। और मेरा जो काम करने का तरीका है, ड्यूटी है मेरी ये। हम जब राजनीति को ड्यूटी समझ लेंगे और ड्यूटी समझ करके उसको काम करेंगे, निश्चित तौर से जनता के हित में जाएगा। मदन चौहान जी की जब नाम आता है, मदन चौहान, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि वो जमीनी राजनेता है, ज़मीन के स्तर पर काम करते हैं। अभी एक यहाँ हमारे जो बैठे थे, उन्होंने कहा कि भैंस अगर मरती है तो आप भैंस को देखने भी जाते हैं। किस तरीके से ये सब काम कर पाते हैं? आप नोएडा में रहते हैं, आपकी विधानसभा क्षेत्र इतनी दूर है, किस तरीके से सब कुछ मैनेज कर पाते हैं आप? मैं आपको बताऊं, राजनीति करने का जज्बा होना चाहिए, शौक नहीं होना चाहिए।
जिज्ञासा होनी चाहिए। मेरे अंदर एक ललक है, एक जिज्ञासा है कि मैं अपने किसी दुखित हृदय को कैसे उसको दूर कर सकता हूँ। जो कहीं चेहरे पर किसी के मायूसी है, निराशा है, उसको कैसे दूर कर सकता हूँ। ये जिज्ञासा जब आदमी के अंदर होती है तो वो ये चाहता है कि मैं कितना परिश्रम करूँ और मुझे संतुष्टि ही उससे मिलती है। हमारे साथ यहाँ 3-4 महिलाएं मौजूद है जो यहीं कहीं आसपास झुग्गी झोपड़ी में रहती हैं। उनकी कुछ समस्या है, वो कुछ बात कहना चाहती हैं। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। झुग्गियों के बारे में हम चाहते हैं सर, हमें जगह मिलनी चाहिए। हम मजदूर आदमी हैं, हमारे टालों पर काम करते हैं, मूची का भी काम करते हैं। हम खेल खिलौने भी दिल्ली से ला के अपने बेचते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, हम गरीब हैं, हमें इस लाख कहीं कर नहीं सकते हैं लेकर जगह। साहब हम तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जगह नहीं ज़मीन है, हम मजदूरी करते हैं। यही है कि हमें जगह मिल जाए, हमारी झग्गी उड़ जाएंगी तो हम कहाँ रहेंगे। आपको हमें ठिकाने तो जगह मिल जाए हमारे बच्चों को। मदन जी कुछ कहना चाहेंगे के बारे में? देखिए, मेरा तो गरीब से लगाव है स्पेशली। अभी कुछ महिलाओं ने बताया कि अब ये क्योंकि ब्रजघाट पर्यटन स्थल है, यहाँ पर बहुत दूर दराज से व्यक्ति भी बहुत रहते हैं जो बेचारे असहाय होते हैं और असहाय होकर के वो कुछ जो कोई उन्हें कुछ दे जाता है तो उसी से गुजारा भी करते हैं। तो कई बार हम लोगों ने यहाँ पर राहत देने का काम भी किया है और इनकी भी अगर कोई झुग्गी झोंपड़ी की कोई ऐसी समस्या है तो उसको भी दिखवाएंगे और दूर करने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा काम और हमारी सरकार का काम लोगों को लोहिया ग्राम आवास में, लेकिन वो भी एक नियम कानून के तहत है। ये पात्र है, गरीब का सेवा करना समाजवादी का काम है और समाजवादी सरकार का संकल्प है कि श्रम जो मेहनत करता है उसकी भी मदद करना है, किसान की भी मदद करना है। और तो और श्रवण यात्रा के द्वारा बूढ़े हमारे जो हो गए हैं उनको भी विभिन्न जगह पर तीर्थ यात्रा पर भेज करके उनको भी ऐसा ना लगे कि उनका कोई है नहीं। आपका साफ तौर पर कहना है कि आपने बहुत कार्य किया है, ज़मीनी स्तर पर कार्य किया है, जो क्षेत्र के लोग मानते हैं और नज़र आता है आपके हिसाब से। लेकिन 2017 में चुनाव आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि 73 सीटें उन्होंने लोकसभा में जीती थी और 2017 में विधानसभा चुनावों में वो सबका सूपला साफ कर देगी। आपका क्या कहना है कि समाजवादी पार्टी 2017 के चुनावों को किस नज़रिए से देख रही है और किस पार्टी से अपना चुनाव मानती है? मैं सिर्फ आपके बीच में दो बात रखना चाहूँगा। एक हमारे युवा मुख्यमंत्री जी हैं अखिलेश यादव जी, क्या जनता उनके प्रति कोई नकारात्मक सोच रखती है? नहीं रखती। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको जो जैसा पहले समझती थी अब जनता वैसे नहीं समझती। इसका मतलब बीजेपी नीचे, समाजवादी ऊपर। तो समाजवादी तो जीतेगी और बीजेपी इसलिए नहीं जीतेगी, जिन गरीबों के लिए जो लच्छेदार बात की गई थी कि 15 लाख रुपए हर घर में जाएंगे, वो 15 लाख तो आए नहीं। और बहुजन समाज पार्टी के बारे में? बहुजन समाज पार्टी तो गई, उसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। इसलिए नहीं बचा, लूट खसोट को अब भी याद करते हैं। जो एक्ट मुफ्त में वैसी फर्जी तौर पर लगते थे उनको लोग भूले नहीं हैं। लेकिन साफ तौर पर आपका ये कहना है, इसका मतलब कि आपका चुनाव 2017 में किसी पार्टी से नहीं है, ना बहुजन समाज पार्टी कहीं स्टैंड कर रही है, ना भारतीय जनता पार्टी कहीं स्टैंड कर रही है। देखिए, हमारे नेताजी राजनीति के भी पहलवान हैं, वैसे भी पहलवान हैं, तो दूसरा ऐसा कोई पहलवान हमें तो दिखाई दे नहीं रहा। और मुझे लग रहा कि हमारी आम जनता को, क्योंकि सभी का ग्रुप है, इसमें कोई जातिवादी की बात ही नहीं, हिंदू मुस्लिम का कोई चैप्टर ही नहीं, सब लोग आपस में एक परिवार की तरह रहते हैं। तो वो सब समझते हैं कि कौन हमारा है, कौन किसानों का है, कौन श्रमिकों का है। श्रमिकों को साइकिल आप देखिए, कितनी लाखों साइकिलें बटी। समाजवादी पेंशन 55 लाख लोगों को देने का बात है, लैपटॉप देने की हिम्मत किसी ने नहीं की। आज आपने अपने क्षेत्र में कितने लोगों को समाजवादी पेंशन दिलवाने का काम किया? हमारे यहाँ तकरीबन सभी लोगों को समाजवादी पेंशन का काम है, जो किसी लाभ में नहीं था, क्योंकि और बहुत सारी योजनाएं हैं जो व्यक्ति उनको लाभ नहीं ले पा रहा, उन सबको समाजवादी पेंशन देने का प्रोग्राम है। मदन चौहान जी का यह साफ तौर पर यह कहना है कि वो पात्र है के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कहीं स्टैंड नहीं कर रही है और समाजवादी पार्टी फुल मेजोरिटी के साथ वापस आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल आएगी। लेकिन आपके जो विपक्षी हैं, जो दूसरी पार्टीज हैं, वो ये कहती हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चरमरा गई है और जो व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, जनता त्रस्त है और अपराधी मस्त है।
क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इसमें हम यही कहना चाहेंगे, जब किसी को कोई क्लू नहीं मिलता, कोई बात कहने को नहीं मिलती, तो इस जुबान से लॉ एंड ऑर्डर 2 ही शब्द तो कहने हैं। उन 2 शब्दों को कहने के लिए नहीं चूकती। हम एनसीआर में रहते हैं, हमने दिल्ली की वो घटनाएं भी पेपर में पढ़ते हैं कि जिसमें जज के सामने कोर्ट में जाकर के गोली मार देते हैं लोग। आपकी विधानसभा में लॉ एंड ऑर्डर की कैसी स्थिति है? नहीं, मेरी विधानसभा में तो ठीक है। कोई अपराधी है तो वो पकड़ा जा रहा, अपराध भी अब देखिए थोड़ी बहुत तो, क्योंकि आदिकाल से हमारा ये सिस्टम है कि जब जनसंख्या बढ़ती है, लोग बढ़ते हैं, तो हर चीज़ में बढ़ोतरी होती है। तो थोड़ा बहुत ये घटनाएं तो होती है, लेकिन उसको कवर करने का काम है। हम जो यहाँ जनता बैठी है उससे पूछ लेते हैं, क्या आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से सही चल रही है? ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है। 4 साल में जो वादे सरकार ने किए थे, सरकार बनने से पहले, वो वादे तमाम सरकार पूरे कर चुकी है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, पीस एंड ऑर्डर को, शांति को, और जो सरकार के जीव हैं उन्हें पालन कराना। लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा। समाजवादी पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है और माननीय विधायक जी का क्षेत्र में बहुत सहयोग मिलता है। पुलिस प्रशासन को ऊपर से काफ़ी सपोर्ट दिए हुए हैं और लगभग सही है। कानून व्यवस्था तो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, पूरी तरह कानून इतना फेल हो चुका है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कानून लूट, हत्याएं, डेली डकैती डेली हो रही हैं। भैया, गढ़ विधानसभा का सौभाग्य है जो मदन चौहान विधायक मिले हैं, प्रत्याशी मिले, और मदन चौहान जी का भी सौभाग्य है जो गढ़ विधानसभा जैसी सीट मिली ना। मदन जी, गढ़ गंगा पर यहाँ ब्रजघाट पर बहुत बड़ा मेला लगता है। प्रदेश सरकार भी कहीं ना कहीं टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत कार्य कर रही है। आपने कुछ ऐसे अपने 4 साल में कोई ऐसा कार्य किया कि यहाँ पर टूरिज्म और बढ़े और इस क्षेत्र की इनकम भी बढ़ सके? उसके लिए देखिए सुधार हो रहा है, विकास का ही काम है। जो ब्रजघाट में ये आपका घाट पर एक बहुत सौंदर्यीकरण होकर के बहुत बड़ा घाट बनने जा रहा है, सेफ्टी पॉइंट से भी बनने जा रहा है, और कई योजनाएं हम सौंदर्यीकरण की DPR बनवा करके भारत सरकार को भी और उसको भेजने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर कई पार्क भी डेवलप करने की योजना है बहुत सारी। अब बिल्कुल हाईवे क्लियर होने जा रहा है, क्योंकि बीच में सेंचुरी की वजह से भारत सरकार ने सेंचुरी का वो लगा दिया था, ये हमारा एरिया सेंचुरी में आता है, वो भी हमने सेंचुरी से क्लियर करा दिया। अब 15-20 दिन के अंदर ये भी आपका बनना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी योजनाएं शुरू हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे अभी आपने कहा, एक पार्टी एक विशेष समुदाय के लिए काम करती है या समुदायों को बांटने का काम करती है। ये अभी 2014 में चुनाव हुआ, जब भी देखने को मिला कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए लोग क्या क्या करते हैं। मुजफ्फरनगर का किस्सा हुआ, सहारनपुर में हुआ, ग्रेटर नोएडा में हुआ। 2017 के चुनाव आ रहे हैं, कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि 2017 से पहले भी इस तरीके की कोशिशें जरूर करी जाएंगी कि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। तो क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में भी इस तरीके की कोशिशें होंगी या नहीं होंगी? और अगर होंगी तो आपका कोई ऐसा प्रयास है कि इन चीज़ों से किसी भी तरीके से बचा जा सके और आप कम से कम आपका क्षेत्र उन गिनती में ना आए कि यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें कोई पार्टी करने में सफल हो सके? देखिए, वहाँ पर ये ध्रुवीकरण वहाँ पर होता है जहाँ पर जनप्रतिनिधि बगैर विकास करे, बगैर काम करे वोट पाना चाहता हूँ। और राजनीति में जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी सोच ये है कि हम जनता का सम्मान करें, विकास करें, उनकी समस्याओं में तत्पर रहें और उसको दूर करने का काम किए, तब वोट लें। और जिस पार्टी का मकसद ही यह है काम नहीं करना, उनको बांट करके वोट लेना, वो परमानेंट कभी नहीं होते। तो आपको क्या लगता है कि जनता आपको 2017 में फिर से चुनने का काम करेगी? देखिए, आशीर्वाद और स्नेह और दुआ जो मेरे लिए होती है, जो मुझे लगता है, तो मुझे ऐसा तो लगता है। बाकी तो जनता सर्वोपरि है और उसका हम आदर करते हैं। उनका न्याय, उनका निर्णय कभी गलत हो ही नहीं सकता। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने अपने विधायक मदन चौहान के कामों को लेकर संतोष जाहिर किया है। सड़क, बिजली, पानी और कानून व्यवस्था के मसले पर इलाके में अच्छा काम हुआ है। हालांकि गन्ना मिलों के बकायों को लेकर लोगों में थोड़ी नाराजगी जरूर दिख रही है, जिसे दूर करने का भरोसा विधायक मदन चौहान ने दिया है। गढ़मुक्तेश्वर में हुए विकास कार्यों को देखते हुए विधायक मदन चौहान को 10 में से 7 नंबर दिए जाते हैं। कुल मिलाकर अपने रिपोर्ट कार्ड में
विधायक मदन चौहान फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं। यहाँ विधायक जी का साफ तौर पर कहना है कि वो किसी समुदाय विशेष के लिए कार्य नहीं करते, वो किसी धर्म के लिए काम नहीं करते, वो किसी गरीब अमीरी को देखकर काम नहीं करते। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, हर धर्म के लिए काम करते हैं, हर जाति के लिए काम करते हैं और उसी विकास की नींव के साथ वो 2017 के चुनाव में जाएंगे और उन्हें पूरा ये भरोसा है कि 2017 में जनता फिर से उन्हें चुनने का काम करेगी। बाकी फैसला जनता जनार्दन है, सब जानती है, सब देख रही है। जनता फैसला करेगी कि 2017 में उन्हें क्या करना है। आज के विधायक के रिपोर्ट कार्ड में बस इतना ही। गढ़ से ये हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के मंत्री और विधायक मदन चौहान जी। अगले एपिसोड में हम फिर आपको मिलाएंगे किसी और क्षेत्र के विधायक से और जानेंगे आपके रिपोर्ट कार्ड में आपने उन्हें कितने नंबर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक